देखो बेटा, तो आज की क्लास में अपन ना बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने कौन सा मॉडल कवर किया था बेटा? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अगर उस एटॉमिक मॉडल के मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो उसने क्या क्या कंक्लूजन किए थे बेटा रदरफोर्ड ने? कि एटम के सेंटर पे एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, जिसको उसने क्या नाम दिया था बेटा? ओके। अगर अपन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं बेटा? कि नियरली टोटल मास एंड ऑल द charge of the atom is present at the center of atom in very small region called nucleus. Okay, कि एटम का पूरा नियरली पूरा मास और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो एटम के सेंटर पे एक स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। उसके बाद उसने क्या बोला बेटा कि इलेक्ट्रॉन का क्या सीन होता है? उसने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। हाँ है ना, ये उसने बोला था। ओके, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का सिस्टम जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जिस टाइप से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, एग्जैक्टली वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है बेटा। बट रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल बेटा, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ पे अपन वो थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू लूज करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा? टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी, और वो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे इसकी एनर्जी कम होगी बेटा वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एक सर्टेन टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एंटर करता है बेटा? नहीं ना, मतलब रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अरे एटम स्टेबल ही नहीं हुआ ना बेटा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके चले जाएंगे, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता नहीं, इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आया वो कौन सा मॉडल था बेटा? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, लेकिन इस मॉडल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखना है वो ये है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ओनली वैलिड फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये उन्हीं स्पीसी के लिए वैलिड है जिसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो बेटा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन के लिए मॉडल तुम अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें हीलियम के लिए मॉडल अप्लाई करना है तो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इट मींस उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या इसको हीलियम के लिए अप्लाई किया जा सकता है इस मॉडल को? नो। बट क्या इसको हीलियम प्लस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस। हीलियम प्लस 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव कर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट हीलियम प्लस 1 जो स्पीसी बना है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो। क्या लिथियम के लिए मॉडल यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए वैलिड है। बट अगर लिथियम पे +2 चार्ज हो तो अब इसको यूज कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, जो हमेशा तुम्हें दिमाग में रखना है वो ये है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम +2, इन सब के लिए वैलिड हो। क्लियर है? ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की अपनी स्टडी करते हैं। ओके, तो उसका नंबर 1 जो पोस्टुलेट है बेटा वो है कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1 सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल का? कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर पाथ एंड द पाथ आर नोन एज ऑर्बिट और सेल्स। ओके, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया बेटा उसने? ऑर्बिट, या फिर क्या भी बोल सकते हो बेटा? शेल्स, ऑर्बिट्स और सेल्स। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट समझ में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, और इस सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया बेटा उसने? ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है उसी को उसने नाम दिया ऑर्बिट, या फिर क्या भी बोल सकते हो बेटा इनको तुम? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना। उसने क्या दिया कि as long as an electron is revolving in an orbit it neither lose or gain energy। ठीक है, देखो उसने अगर वो ये बोल देगा ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है,
तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी आ जाएगी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस बात को कवर करने के लिए उसने क्या लॉजिक दिया बेटा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो ना तो एनर्जी गेन करेगा और ना ही एनर्जी लूज करेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का चेंज नहीं होगी। यस और नो? क्या बोला उसने बेटा? देखो ऑर्बिट क्या है वो समझ में है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिन पाथ में रिवॉल्व करता है बेटा उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट, या फिर इनको सेल्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब तक इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। इट मींस उसकी एनर्जी टाइम के साथ क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट। ओके, तो ठीक है बेटा, अगर टाइम के साथ किसी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? स्टेशनरी। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा, बोर ने ऑर्बिट को नया नाम दिया क्या बेटा? स्टेशनरी स्टेट। क्यों दिया नाम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिट को उसने क्या बोला बेटा? स्टेशनरी स्टेट। क्यों? कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। उसकी एनर्जी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी है, मतलब नॉट चेंजिंग विद द टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी वर्ड? नॉट चेंजिंग विद द टाइम। क्लियर है? ओके, तो मैं स्टेशनरी स्टेट बोलूं ऑर्बिट बोलूं एक ही बात है ना बेटा। ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोला गया क्यों? ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोलने का लॉजिक समझ में आया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी कुछ फिक्स एनर्जी रहेगी जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ऑर्बिट को नाम दिया बेटा स्टेशनरी स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, क्या मैं इन स्टेशनरी स्टेट इन ऑर्बिट्स को क्या मैं इन स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल बोल सकता हूं? कैसे? क्योंकि तुमने बोला कि मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ क्या हो गया बेटा? ऑर्बिट। जब तक इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा, मतलब इस ऑर्बिट की कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट है। मान लो कितनी है बेटा? x जूल। ओके, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। ओके, तो जब तक इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा बेटा इसकी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी y जूल। तो बेटा इनको मैं एनर्जी लेवल बोल सकता हूं ना कि हर एक स्टेशनरी स्टेट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है। तो स्टेशनरी स्टेट आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स तीनों एक ही चीज है, बट उनको ये नाम क्यों दिए गए वो पता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो था वो यही था बेटा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया बेटा? ऑर्बिट। ओके, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। इट मींस उसकी एनर्जी कैसी रहेगी बेटा? स्टेशनरी, नॉट चेंजिंग विद द टाइम। तो बेटा ऑर्बिट को क्या नाम दिया बेटा? स्टेशनरी स्टेट। ओके, अगर जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब क्या है बेटा? एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ईच स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई these स्टेशनरी स्टेट आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। क्लियर है? क्या मैं इन स्टेशनरी स्टेट को एनर्जी लेवल्स बोल सकता हूं बेटा? ओके, नाउ अभी सुनना बेटा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सुनना कि यार ये डाउट है ना कि पहले देखो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये रदरफोर्ड ने भी बोला था। लेकिन बीच में क्या आ गई बेटा? मैक्सवेल की थ्योरी आ गई थी। ठीक है, क्योंकि बोल रहे थे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा। बट यहाँ पे बोर ने पहले क्या बोल दिया बेटा? सेकंड स्टेटमेंट ही क्या दिया कि जब तक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होगा, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा। उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब स्टेशनरी रहेगी। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, इसलिए उनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया बेटा। आया ना? नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सुनना, जैसे जैसे जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा
उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी बेटा, उतनी ही हाई रहेगी। ठीक है, तो आई कैन से दैट द ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर विल बी द एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी लेवल, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल देखना बेटा, उसने ऑर्बिट को कैसे मार्क किया, ये तुम्हारे पास फर्स्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट हो गया, ये तुम्हारे पास सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। पता है बेटा इन ऑर्बिटों ने कैसे कैसे मार्क किया बेटा इसको, के एल एम एन। ओके, क्या तुम मुझे बता सकते हो बेटा कि इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, किस शेल की किस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी बेटा बताओ। न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा हाई, तो बताओ क्या होगा, एन की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर एम, फिर एल और फिर के। ठीक है, के का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, एल का मतलब सेकंड ऑर्बिट, और एम का मतलब थर्ड ऑर्बिट, और एन का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। क्लियर है ना, इन्हीं का नाम ऑर्बिट है, इन्हीं को सेल्स बोलेंगे, इनको स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। हर एक ऑर्बिट, हर एक स्टेशनरी स्टेट की बेटा कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी स्टेट। हाँ ना, कोई दिक्कत समझ में आया बेटा तुमको ये पॉइंट, कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाओगे तुम उस एनर्जी लेवल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। ओके, तो कोई एनर्जी लेवल, कोई ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस पे होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। कोई डाउट इसमें? ओके, अभी सुनना बेटा, अभी सुनना कि जब उससे ये बोला गया कि यार ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जिसको नाम दे रहे हैं अपन ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है। अरे न्यूक्लियस के चारों तरफ तो बेटा देखो, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट रिवॉल्व करेगा, कैसे पता लगेगा, है ना, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट क्या बेटा, वो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज भी करेगा। उसने बोला कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा। उसके लिए उसने एक इक्वेशन दिया बेटा। ठीक है, उसने क्या बोला बेटा, एक स्टेटमेंट सुनना मेरा, कि इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बात सही है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो। सुनिएगा बेटा ध्यान से। ओके, अगर एक m मास का पार्टिकल, ये तुम्हारे पास सेंटर है, ठीक है, और यहां से r डिस्टेंस पे एक m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है बेटा उसकी v, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखना बेटा, एंगुलर मोमेंटम वो होता है एम वी आर। ठीक है, अगर एक m मास का पार्टिकल सेंटर से r डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा v वेलोसिटी, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, mvr। ठीक है, तो पता उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो। ठीक है, मतलब इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होगा, सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। उसने क्या इक्वेशन दिया बेटा, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, वो h/2 का समथिंग इंटीजर मल्टीपल हो बेटा। तो n क्या होगा, n इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, जैसे n की वैल्यू 1.5 के लिए ऐसा कोई सेल है जिसके लिए n, कोई ऑर्बिट जिसके लिए n की वैल्यू 1.5 है, वहां पे रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसे ऑर्बिटल में जब वो रिवॉल्व करता है तो ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही लूज करता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये रिलेशन कहां से आया, ये कैसे पता लगा उसको कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करे जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीजर मल्टीपल है, सिर्फ उनमें रिवॉल्व करेगा, ये उसको कैसे पता लगा। तो देखो बेटा, इस इक्वेशन का डेरिवेशन बोर्स ने नहीं दिया, इसको डिराइव नहीं कर पाया, उसने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आए थे उनको कलेक्ट करके ये इक्वेशन बनाया।
ये इक्वेशन का डेरिवेशन, प्रॉपर मैथमेटिकल डेरिवेशन वो नहीं दे पाया था। ये इक्वेशन एब्सोल्युटली राइट है, बट उसने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे इक्वेशन बनाया, इसको मैथमेटिकली ड्राइव उसने नहीं किया। इसके जस्ट बाद में एक पढ़ेंगे बेटा अपन डी ब्रोगली मॉडल। तो एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, उसने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। इक्वेशन सही है लेकिन डिराइव ये नहीं कर पाया था उसको, आया ना। इसको अपन क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं बेटा। ओके, तो उसने कैसे बोला बेटा कि इलेक्ट्रॉन ना जब रिवॉल्व करेगा तो वो ना एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि बेटा वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो वहां से क्या इक्वेशन आया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m into v into r। m is the mass, v is the velocity, r is the distance from the nucleus। mvr इक्वल टू nh/2π। n क्या है बेटा तुम्हारे पास, n इंटीजर, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है। तो बोर्स मॉडल का फर्स्ट इक्वेशन सब लोग नोट डाउन करो, क्या बेटा, mvr is equal to nh/2π। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। क्लियर है। बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन देखो न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, सिर्फ देखो ऑर्बिट इनफाइनाइट पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का समथिंग n क्या है बेटा, इंटीजर मल्टीपल हो। क्लियर है। n क्या है बेटा, इंटीजर नंबर लाइक 1 2 3। क्लियर। इसमें किसी को डाउट आया ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कि देखो, नेक्स्ट पॉइंट उसका था कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ना तो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, तो फिर वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, जब वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पे लगेगा तो वो न्यूक्लियस के करीब क्यों नहीं आ जाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है वो ना एनर्जी गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पास में क्यों नहीं आ जाता। तो पता उसने क्या बोला बेटा कि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उतना उस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। नाउ व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। ओके, अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे बेटा कि अगर जैसे तुम कभी कार में जाते हो, ओके, और यहाँ पे ये सर्किल बनाओ, यहाँ पे एक टर्न है, ऐसे टर्न करना है तुम्हें। ठीक है, तो देखना बेटा, जैसे ये कार ऐसे टर्न होती है ना, ऐसे तुम विंडो की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ तुम पे एक फोर्स लगेगा। ऑब्जर्व किया तुम, कार को स्पीड में तुम टर्न करते हो एक सर्किल में, तो तुम किधर जाते हो बेटा, अपोजिट, जिधर कार घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। हाँ या ना, यस और नो। जाते हुए कौन सा फोर्स होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, एक तुम एक स्ट्रिंग लो बेटा, उससे एक ऑब्जेक्ट बांध दो, हेवी ऑब्जेक्ट, उसको ऐसे सर्कुलर घुमाओ बेटा, तुम्हें ऐसा फील होगा कि वो बाहर निकलना जा रहा है, तुम्हारे हाथ से छूटने का ट्राई करेगा वो, उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुमने ऑब्जर्व किया है ये वाला फोर्स, तुमने कभी देखा होगा बेटा, टर्न होता है ट्रक ना, ऐसे ऐसे मान लो कोई टर्न है तो ट्रक ना हमेशा इस साइड में पलटता है, अंदर की तरफ नहीं पलटेगा। ऐसे अगर कोई घुमा हुआ है रोड के अंदर तो ट्रक कभी भी अंदर की तरफ नहीं पलटता है बेटा, बाहर की तरफ पलटता है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो। क्यों कि जैसे जब ट्रक वाला यू ऐसे टर्न करता है, ट्रक वो हाई स्पीड में होता है, तो जैसे ही वो ऐसे टर्न करेगा बेटा, उस पर क्या लगेगा, उधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ ज्यादा ही लग गया तो क्या करेगा, वो उधर पलट जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो पहली बात, अगर कोई m मास का पार्टिकल सेंटर से r डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब सुनना बेटा ध्यान से, ये तुम्हारे पास सेंटर हो गया। अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। तो देखो बेटा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, राइट, अरे जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर एक
ट्रक को बेटा टर्न के अंदर बहुत हाई स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है, ठीक है, स्पीड भी आई है और ट्रक का लोड भी ज्यादा है, तो क्या बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, वो पलट जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो बेटा एक एम मास का पार्टिकल अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से मूव करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा बेटा उस पे, सेंटर से बाहर की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा mv²/r। ओके, अब अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और बोर्स मॉडल में अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता ही है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये v स्पीड से मान लो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे। ओके, सबसे पहली बात बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तुम्हें पता है बेटा, -e चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आएगा, देखो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ड्यू टू प्रोटॉन्स। ओके, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट साइन पॉजिटिव, यस और नो। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन में -e चार्ज तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा बेटा, +e, एक प्रोटॉन पे +e चार्ज होगा। बताओ बेटा एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। एक प्रोटॉन पे e चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा, z, एटॉमिक नंबर जितने, तो उन पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, z × e, आया ना। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बेटा, z × e, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -e, आया ना, कोई दिक्कत इसमें। तो बताओ बेटा दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, उनके बीच में r डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F = K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, K कांस्टेंट है, K1 K2 चार्ज है, और r क्या है बेटा उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे बताओ बेटा उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, F = K, Q1 कितना हो जाएगा बेटा, Z × E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e/r²। तो बताओ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना जाएगा, -kZe²/r², है ना। ओके, अब बेटा इस पे क्या लग रहा है, ये इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ अट्रैक्शन, बेटा बाहर की तरफ क्या लगेगा इस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r डिस्टेंस पे मूव करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, mv²/r। ओके, उसने बोला कि बेटा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटर बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं बेटा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगा बेटा, mv²/r = kZe²/r²। बताओ बेटा आगे माइनस साइन भी आएगा क्या, नहीं आएगा बेटा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को इक्वल कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल करने से पहले एक माइनस आगे और लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला रिलेशन आएगा mv²/r = kZe²/r², आया ना। क्लियर है, माइनस साइन क्यों नहीं लगाया पता है, इक्वल करते टाइम बेटा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल करो तो पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा उसके आगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये तो पता है बेटा तुम्हें दो इक्वेशन मिल गई है बोर्स मॉडल में, एक तो mv²/r = kZe²/r², ये कहां से मिला, जब उसने ये बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज काउंटर बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। तो वहां से क्या आया था बेटा, mvr = nh/2π। ये दो इक्वेशन आए बोर्स मॉडल में, आया ना। नेक्स्ट पॉइंट, ओके सुनना ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओके, वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी क्या करेगा बेटा, लूज करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। ओके, ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा, इसकी एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। बट अगर इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर से अपन एनर्जी दे दे तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, ये लोअर इट में जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है वो अपने आप ना तो एनर्जी लेगा ना देगा, लेकिन अगर बाहर से तुम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो क्या करेगा बेटा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मार जाएगा, आया ना।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताओ बेटा। तो बताओ अगर ये E1 से E2 में गया तो बताओ उसने कितनी एनर्जी ली है, कैसे पता लगेगा? इसकी एनर्जी मान लो 5 जूल है, इसकी एनर्जी 10 जूल है। अब ये 5 से 10 जूल वाले में चला गया, उसने कितनी एनर्जी ली है बेटा? 5 जूल। वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? डेल इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, कहां से निकालेंगे बेटा? E2 माइनस E1 करके। आया ना? तो बताओ बेटा अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो लाइट आ रही है वो कितनी एनर्जी देनी चाहिए? E2 माइनस E1, तभी ये E1 से E2 में जाएगा। ये सुनो, आया ना? समझ में आया तुमको ये वाला पॉइंट? क्लियर है? यस। okay. अगर तुमसे बोल दे बेटा कि बताओ कि ये इसकी एनर्जी 5 जूल है, इसकी एनर्जी 10 जूल है, इलेक्ट्रॉन को 5 से 10 जूल वाले में भेजना है, तो बताओ जो किस फ्रीक्वेंसी का या किस वेवलेंथ की लाइट यूज करनी पड़ेगी? तो बताओ बेटा कि ये 5 से 10 में जाए, इसके लिए इस लाइट की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेटा? 5 जूल। तो 5 इक्वल टू SC/λ करके वेवलेंथ निकालेंगे इस लाइट का। आया ना? तो आने वाली लाइट की एनर्जी अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ओके, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की हो कैसे निकालोगे? E2 माइनस E1। क्लियर है? ओके, अब देखो बेटा समझना ध्यान से, इसकी एनर्जी मान लो 5 जूल है, इसकी एनर्जी मान लो 10 जूल है, ठीक है? तो इस सेकेंड एनर्जी लेवल में जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? 5 जूल। बट जो लाइट आ रही है उसके पास बस 3 जूल एनर्जी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप करेगा? तो क्या जंप करेगा बेटा? नहीं, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, ठीक है? ओके, अगर आने वाली लाइट की एनर्जी 6 जूल है तो उसकी 5 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 11। ओके, 11 का मतलब क्या है बेटा? इस एनर्जी लेवल से आगे चला गया। यहाँ पे मान लो थर्ड एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी 15 जूल है। ओके, तो ना तो सेकंड में गया ना थर्ड में गया, दोनों के बीच में आ गया ना, सेकंड और थर्ड के बीच में। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में कभी नहीं फंस सकता। वो सिर्फ कुछ बेटा, तुमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ना तो तुमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है कि ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी लेते हैं ना ही कंटिन्यूसली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा। देखा बेटा, तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे थे 1 जूल से, तुमने स्टार्ट किया 1 जूल 2 जूल 3 जूल 4 जूल 5 जूल, 1 से लेके 4 जूल की एनर्जी लेगा ही नहीं है। कौन सी लेगा? सिर्फ 5 जूल वाली, जिसको लेके जब मार सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो, एक बॉल को तुम सीढ़ियों में डालो, ठीक है? तुम बॉल को सीढ़ियों में डाल रहे हो बेटा, तो ये मान लो ये 2 सीढ़ी है, तो बॉल को तुमने यहाँ रखा, यहाँ से बॉल क्या गिरेगी? यहाँ पे गिरेगी। क्या इन दोनों सीढ़ियों के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे बॉल अटक सकती है? अटक सकती है क्या? ये एक सीढ़ी है, दूसरी वाली सीढ़ी, स्टेयर है तुम्हारे पास, तो अगर यहाँ से बॉल गिरी बेटा तो सीधा इस पे आके गिरेगी। क्या इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें बॉल अटक सकती है? नहीं। नहीं। इलेक्ट्रॉन भी कभी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में अटक नहीं सकता। क्लियर है? तो मान लो इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 में जाने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, तुमने इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हो 1 जूल 2 जूल 3 जूल 4 जूल, लेगा क्या उन एनर्जी को? लेगा ही नहीं। वो कौन सी लेगा? डायरेक्टली 5 जूल, जिसको एब्जॉर्ब करके वो जब मार सकता है। हाँ है ना? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है बेटा, कंटिन्यूसली एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा। समझ में आया यहाँ पे ये वाला पॉइंट? तो बेटा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पे इट में जंप और नॉट, एनर्जी देने पे वो जब मार भी सकता है या नहीं मारेगा। सुटेबल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मार जाएगा। हाँ या ना? ओके, लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में और उसे एनर्जी रिलीज करवा तो क्या करेगा? वो हायर से लोअर में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बेटा पोस्टुलेट्स थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के, एक बार इनको अपन नोट से भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन इस मॉडल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर, ऐसा कोई भी एलिमेंट का एटम में पॉसिबल नहीं है? तो बेटा कोई भी एलिमेंट का, तो कोई भी एटम का एलिमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना जंप हाँ करना? वो खाली स्पेसिफिक वाला ना, वेरिएबल वैलेंसीज वाला। हाँ मतलब एनर्जी उसके एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी ना इलेक्ट्रॉन को, वही एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिनको लेके वो एक्साइट हो सकता है। ठीक है, हाँ सर। देखो बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल अपने स्टार्ट किया, सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट बेटा कि इलेक्ट्रॉन जिस
उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। क्या नाम दिया बेटा सर्कुलर पाथ को? ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ओके, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो ना तो एनर्जी गेन करेगा और ना ही एनर्जी लूज करेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही लूज करेगा। इट मींस उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, स्टेशनरी रहेगी। तो ऑर्बिट को नया नाम दिया गया है क्या बेटा? स्टेशनरी स्टेट। ओके, तो ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोलने का लॉजिक पता है तुम्हें? कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही लूज करेगा। इट मींस उसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, स्टेशनरी रहेगी। दैट्स व्हाई ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट। ओके, अब बताओ, एक ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो ना एनर्जी गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, मतलब उसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई। तो ईच स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। हर एक स्टेशनरी स्टेट की कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, तो अपन क्या बोल सकते हैं उनको? एनर्जी लेवल्स। ओके, तो यहाँ पे फिर उसने बेटा एनर्जी लेवल को कैसे डिनोट किया? के, एल, एम एंड एन से। न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे जो एनर्जी लेवल रहेगा, उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑर्डर आ जाएगा बेटा एनर्जी। क्लियर है? अगर अपन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ध्यान से अपना, इफ एनर्जी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉन इट मे जंप। देखा बेटा क्या वर्ड यूज किया है मैंने? इट मे जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करने पे वो जंप मारे, अगर एनर्जी उसके एनर्जी लेवल की करस्पॉन्डिंग है तभी वो जंप मारेगा। समझ में आया? यस और नो? तो जैसे इलेक्ट्रॉन पे लाइट आएगी, अगर एनर्जी जो प्रोवाइड की है लाइट ने उसके एनर्जी लेवल की करस्पॉन्डिंग है, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मार जाएगा। तो E1 से E2 में क्या, तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है? E2 माइनस E1। मतलब तुम्हारी आने वाली लाइट की एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेटा? E2 माइनस E1 होनी चाहिए। यहाँ से तुम लाइट का फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, तो क्या होगा बेटा? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। अब कितनी एनर्जी रिलीज की, वो कैसे निकालोगे बेटा? E1 माइनस E2 करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या था बेटा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, अगर उनके बीच में r डिस्टेंस है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा, एक प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मान लिया तुमने? माइनस ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? माइनस ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे एग्जैक्टली उतना ही चार्ज होता है, बट पॉजिटिव। एक प्रोटॉन पे अगर ई चार्ज हुआ, तो जेड प्रोटॉन पे कितना होगा बेटा? जेड इंटू ई। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज हो जाएगा जेड इंटू ई, इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ आ जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक m मास का पार्टिकल सेंटर से r डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से मूव करे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आता है बेटा? mv²/r। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल। तो दोनों को इक्वल करेंगे ना बेटा, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो जैसे इक्वल करेंगे इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे प्लस, करेक्शन कर लेना है। तो mv² = kz²/r। ये इक्वेशन है एक, तो तुम्हारे पास इक्वेशन नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इक्वेशन जो तुम्हारे पास आएगा वो क्या है बेटा? ओके, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का समथिंग इंटीजर मल्टीपल हो। n क्या होगा बेटा? समथिंग 1 2 3 4 इंटीजर होगा, जो कि ऑर्बिट नंबर को बताता है बेटा। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें? ये दोनों इक्वेशन तुम नोट डाउन करो, फिर अपन कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट। मतलब बोर ने जो ऑर्बिट डिफाइन किया, उसकी रेडियस अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो पता है बेटा, बोर ने दो इक्वेशन दिया है। एक तो क्या बेटा, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल हो बेटा? h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। तो वहां से तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आता है बेटा? mv r = nh/2π। ओके, m क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? वेलोसिटी, r क्या है बेटा? रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और n क्या है बेटा? ऑर्बिट नंबर, जो कि एक इंटीजर होने वाला है, ठीक है? एक तो ये इक्वेशन आया था बेटा।
नेक्स्ट इक्वेशन उसने दिया था वो क्या था बेटा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द क्या बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वहां से जो तुम्हें इक्वेशन मिला था वो क्या था एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इक्वेशन आया था बेटा तुम्हारे पास है ना। अब इन्हीं दोनों का यूज करके अपन बोर्स ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बताओ बेटा यहां से ये आर से आर की एक पावर कैंसिल आउट, तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू आर। ये आएगी तुम्हारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू। इसको मैंने बोल दिया बेटा इक्वेशन 1। ओके अब देखो बेटा यहाँ पे तुम्हें पास एक और इक्वेशन है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से वी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी वी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास एन एच अपॉन 2 पाई एम आर है ना। ये वी आई तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर हाँ ना। इसको बोलूं मैं बेटा इक्वेशन 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है बेटा वी स्क्वायर, इक्वेशन 2 क्या है बेटा वी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 मस्ट बी इक्वल टू द इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में इक्वल कर सकते हैं ना बेटा। देख सकते हो ये भी वी स्क्वायर की वैल्यू ये भी वी स्क्वायर की वैल्यू दोनों को इक्वल करो बेटा। तो यहाँ से के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो बेटा जैसे एम से एम की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से आर की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तुम्हारे पास आएगा के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर क्या बेटा एम आर। ठीक है अब बेटा आर को उधर लेके चले जाओ और के जेड स्क्वायर इधर आ जाए तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से आर की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगी। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बेटा आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम और के जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई के जेड स्क्वायर। यस और नो। ये तुम्हारे पास आर का फॉर्मूला आ गया बेटा। निकाल सकते हो तुम बोर्स ऑर्बिट की रेडियस आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एम के जेड स्क्वायर है ना। ये वाला फॉर्मूला है। अब देखना बेटा जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बट तुम्हें ये याद रखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे आर इक्वल टू है तुम्हारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। पता है बेटा एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्या होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है जेड क्या होता है बेटा एटॉमिक नंबर अपने को नहीं पता एटम के साथ बदलता रहता है। ई क्या है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। एच क्या बेटा प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। पाई क्या है बेटा कितनी वैल्यू होती है 3.14। तो देखो बेटा पाई की वैल्यू तुम्हें पता है एम पता है के पता है ई पता है एच पता है क्या नहीं पता बस तुम्हें एन और जेड। इन सब की वैल्यूज अगर अपन पुट करते हैं बेटा सब कांस्टेंट है ना बेटा सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास आर की वैल्यू निकल के आती है बेटा एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। किसमें निकल के आई बेटा अरे रेडियस किसमें निकल के आई बोर ऑर्बिट की एंगस्ट्रॉम में। तो देखो बेटा आर का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या हो गया आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। एन क्या है बेटा यहाँ पे ऑर्बिट नंबर और जेड क्या है बेटा तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर। क्लियर है ओके नाउ बेटा द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या बोलूं द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। तो हाइड्रोजन का जेड कितना हो गया बेटा 1 फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी एन भी कितना हो गया बेटा 1। तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको अपन आर नोट भी बोलते हैं बेटा इसको अपन आर नोट भी बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट की रेडियस है ये। यस और नो इसको अपन क्या भी बोलते हैं बेटा आर नोट।
तो हाइड्रोजन का जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसकी रेडियस को आर नोट से डिनोट किया जाता है। तो आर नोट मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? हेलो सर, ये आपने सर कैलकुलेट किया n²/z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ये बोर ऑर्बिट का रेडियस है ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। तो हाइड्रोजन का जेड हो गया 1, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n1, तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है ना? सर नॉर्मल सर वो पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है ना, n²h², लेकिन सर आपने छोटा वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दी कांस्टेंट का। नहीं नहीं, पूरा यूज नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना हर बार। उसमें h की वैल्यू डालोगे, m की वैल्यू डालोगे, सही थोड़ी है। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ठीक है? डायरेक्टली तुम्हें के टाइम यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो तुम्हारे पास r का फॉर्मूला आ गया बेटा, r = n²/z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला? ये सुनो, ओके। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ lithium +2 ion in third energy level. Calculate the ratio of radius of lithium +2 ion in third energy level to that of helium plus ion in second energy level. Calculate the ratio of radius of lithium +2 ion in third energy level to that of helium plus ion in second energy level. आया ना? तो देखो बेटा, ये रेडियस का फॉर्मूला यहां से तुम्हें पता लग गया बेटा, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? n²/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बेटा, तुम्हें किसका रेडियस निकला है? रेडियस ऑफ लिथियम +2 टू हीलियम प्लस, ठीक है? दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? n²/z। लिथियम के लिए n कितना दिया था? थर्ड एनर्जी लेवल, तो 3 का स्क्वायर। z कितना होता है लिथियम का? 3 × 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? हीलियम का कौन सा ऑर्बिट दिया था बेटा? सेकंड ऑर्बिट, तो 2 n कितना हो गया? 2। z कितना होता है बेटा? 2 × 0.529। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? लिथियम +2 प्लस क्या बेटा? हीलियम +2 के लिए कितना हो जाएगा बताओ बेटा? ये तुम्हारे पास 3/2। क्लियर है? आया ना? तो निकाल सकते हो ना आसानी से। ओके, तो देखो बेटा, r जो होता है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी तुम्हें रेडियस का रेशियो निकालेगा, तो मतलब जैसे r1/r2, तो क्या हो जाएगा बेटा? n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z2/z1। z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/2 करो तो 2/1 हो जाएगा, n वो ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n²/z। कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ क्या तुम बोर्स ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर लोगे? सब लोगे फॉर्मूला याद रखना, वैसे r = n²/z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहां से अपने को पता लगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n²/z। क्लियर? ओके, नाउ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी कि एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? कि ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी अपन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बात करें, है ना? तो अभी अपन किसकी बात करने वाले? सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? निकाले बेटा? ओके, अभी तुमने r का एक फॉर्मूला निकाला था ना बेटा। r का फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला जो आया था वो क्या था? r = n²h² / 4 π² m/k/z² ये फॉर्मूला था, ठीक है? r का। फिर अपन ने कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, तो r = आ गया था n²/z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। नाउ अपने को अभी क्या निकालनी है बेटा? वेलोसिटी, v की वैल्यू निकालनी है। एक ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? बोर्स का इक्वेशन था mvr = nh/2π, था कि नहीं था? mvr = nh/2π। अब तुम देखना बेटा, यहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? तो यहाँ से v कितना आ जाएगा बेटा? v कितना आ जाएगा? nh/2π mr।
ये आ जाएगा बेटा v इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास r की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल दी, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ये वाली, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू एन एच बाई 2πm, एन r क्या हो गया बेटा एन एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4π² m k z e स्क्वायर। तो क्या करेगा बेटा ये तो ऊपर आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू एन एच इंटू 4π² m k z e स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बेटा 2πm एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखना बेटा एन एच से इस दोनों की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई की पावर कैंसिल आउट हो गई और एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास v कितना आ जाएगा बेटा, देखो 2 पाई की पावर ही कैंसिल हुई थी तो पाई एम चला गया बेटा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बचा नीचे एन एच। ये तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला आ गया बेटा वेलोसिटी का। आया ना, कोई दिक्कत इसमें, यस और नो। ओके, अब देखना बेटा v आ गया तुम्हारे पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो देखो बेटा पाई की वैल्यू डाल सकते 3.14, के पता है तुमको, ई पता है, एच पता है, तो वेरिएबल क्या बचा बेटा सिर्फ जेड और एन, इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं ना बेटा, तो v इक्वल टू आता है तुम्हारे पास v इज इक्वल टू आता है z बाई एन इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा v इक्वल टू z बाई एन इंटू 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। है ना, अरे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, और तुम ऐसा यूनिट वाला याद रखो, कन्वर्जन खुद कर सकते हैं। तो v का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। तो मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस 2 के थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा लिथियम है तो जेड कितना हो गया 3, एन भी कितना हो गया थर्ड ऑर्बिट तो 3, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी, ये भी 3 ये भी 3, 2.1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड निकाल सकते हो। ओके, तो अभी तक तुमने 2 फॉर्मूले बना लिए बेटा, एक तो किसका बेटा, एक तो किसका रेडियस का r इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, और एक v का v इक्वल टू z बाई एन इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यस और नो, ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन करो। यहाँ से क्या पता लग रहा है बेटा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z बाई एन, और यहाँ से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, लिखा तुम लोगों ने। अपन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी पता लग जाए और पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाए तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी तो अपन अपने आप ही निकाल लेंगे, आया ना। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ mv²। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके, अपने पास मॉडल में एक इक्वेशन आया था बोर्स एटॉमिक मॉडल में, जब तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वलाइज किया था, क्या बेटा mv²/r इज इक्वल के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आया था इक्वेशन, जब तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वल किया था। तो r से r कैंसिल आउट, तो यहाँ से mv² इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, अगर दोनों तरफ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो हाफ mv², इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। कोई दिक्कत इसमें, दोनों तरफ बेटा मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब तुम देखो बेटा ये क्या बन गया हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बताओ बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता लग गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें सर हाँ, जो राइट हैंड साइड में कैपिटल के वो क्या
राइट हैंड साइड में जो कैपिटल के है न्यूमरेटर ओके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट करवाया तो था तुम्हारे पास ये फॉर्मूला। अरे F इक्वल 9 into 10 raised to वो वाला वैल्यू 9 वाली वैल्यू वैल्यू समझा सर वो क्या बोलते क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो, ठीक है। आगे करें बेटा इसको कंटिन्यू। ये फॉर्मूला ये रिलेशन में ऑलरेडी तुम्हें स्टार्टिंग में डिफाइन करवा चुका हूं बेटा मैं, तो बार बार थोड़ी डिराइव करूंगा इसको। पता ना बेटा रिलेशन कहां से आया था। ओके अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी आएगा तुम्हारे पास। अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 और उनके बीच में r डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा तुम्हारे पास कितनी, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब देखना बेटा ये तुम्हारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा, -e, ओके। एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा +e। कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा एक एटम में, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो एक प्रोटॉन पे ये तो Z प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा बेटा, Z into E। Z क्या आता है बेटा, एटॉमिक नंबर। तो बताओ बेटा उनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पास, K Q1 कितना बेटा, Z into E, Q2 कितना बेटा, -e डिवाइड बाई R। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, -kZe² अपॉन R। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। देखो बेटा +e इंटू -e, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तुम्हारे पास -kZe² अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। नाउ अपन कैलकुलेट करेंगे बेटा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना है तुम्हारे पास, kZe² अपॉन 2R प्लस ये कितना है बेटा तुम्हारे पास, -kZe² अपॉन, ठीक है। यहाँ से kZe² अपॉन R कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा ये 1/2 -1, तो हाफ -1 क्या हो जाएगा बेटा, -1/2। तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा -kZe² अपॉन 2R। है ना, तुम ध्यान से नोट करो बेटा इन तीनों वैल्यूज को। देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, बस साइन अलग है, ठीक है। देख रहे हो बेटा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है, ये बट पॉजिटिव और टोटल एनर्जी कैसे बेटा नेगेटिव। अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखें बेटा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डबल है इन दोनों का, है ना, यस और नो, क्लियर है सबको ये वाली बात, है ना। इन दोनों को देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे की क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है बस साइन अलग है। पोटेंशियल एनर्जी देख लो बेटा -kZ² अपॉन R, इन दोनों में नीचे 2R है, हाफ है, इसके नहीं है, तो ये क्या है दोनों की डबल है ना। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये रेशियो एग्जाम में पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो टोटल एनर्जी और रेशियो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितनी होती है बेटा, kZ² अपॉन 2R, ये कितनी होती है -kZ² अपॉन 2R, ये कितना होता है बेटा -kZ² अपॉन R। तो देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, R से R कैंसिल आउट, तो क्या रेशियो आएगा तुम्हारे पास 1/2 रेशियो -1/2 रेशियो -1। होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो, कैसे होगा बेटा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो क्या बेटा 1:-1:2। तो तुम्हारे पास किसका रेशियो बेटा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों का रेशियो। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बेटा अपन। तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, टोटल एनर्जी तुम्हारे पास आई है, टोटल एनर्जी जिसको अपन डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल E से ही आई है तुम्हारे पास -kZe² अपॉन 2R। R का फॉर्मूला तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, R पता है ना अपने को क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है n² डिवाइड बाई 4π² mkZe²। पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो E टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास -kZe² टू R का बेटा क्या n² डिवाइड बाई 4π² mkZe², ऊपर चला जाएगा तो 4π² mkZe² ऊपर आ जाएगा बेटा।
आर की वैल्यू जब डाली तो अब देखो बेटा ये 2 था तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, ओके ये तो यही रहेगा बेटा, तो मल्टीप्लाई कर दो पूरा अंदर तो क्या हो जाएगा देखो बेटा ये -2 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर ही रहेगा बेटा। अब के एम का एम रहेगा -2 पाई स्क्वायर एम के इंटू के बेटा, ये के और ये के क्या हो जाएगा बेटा के स्क्वायर, z और z क्या बन जाएगा z स्क्वायर, e की पावर 2 क्या बन जाएगा e की पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, तो e का फॉर्मूला है तुम्हारे पास -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना बेटा, देखना ध्यान से बेटा, पाई की वैल्यू पता है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 9.1 × 10⁻31 kg, के 9 × 10⁹, z वेरी करता है, e की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19, h पता है 6.6 to 6 × 10⁻34, तो बेटा सब कुछ पता है, इन सब की वैल्यू डाल दे बेटा, तो पता है बेटा e का फॉर्मूला क्या होता है, e इक्वल टू आता है बेटा -z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इनटू 21.8 × 10⁻19 जूल, ये तुम्हारे पास एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है। ओके सर बी का और ई का इतना सिमिलर कैसे फॉर्मूला है, जो बी का भी निकाला था कैलकुलेशन वेलोसिटी। हाँ तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके निकाला है मैंने, अब सिमिलर है तो क्या ना करूँ इसको, ओके तो देखो बेटा E इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, E का फॉर्मूला क्या टोटल एनर्जी का तुम्हारे पास -z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू 21.8 × 10⁻19 जूल, ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा बेटा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, आया ना, तो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा बेटा तुम्हारे पास E इक्वल टू बेटा टोटल एनर्जी E इक्वल टू होता है तुम्हारे पास -z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई तुम्हारे पास टोटल एनर्जी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मेनली अपन सोल्व करेंगे बेटा, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, टोटल एनर्जी हो गया बेटा तुम्हारे पास क्या -z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बता सकता है काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बेटा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं, बस साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, तो कितना जाएगी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू क्या बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, सिंपली टोटल एनर्जी का डबल, तो -z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी को डबल कर दो, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आया ना। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है तुम्हारे पास 1:-1:-2। कोई दिक्कत इसमें, आया ना। क्लियर है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो बता सकता है बेटा। बात करें, समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट, ओके। क्वेश्चन सोल्व करें बेटा, मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, एटम कौन सा ले लिया बेटा, एच एटम के लिए बोल दिया, हाइड्रोजन के लिए बोल दिया एच एटम, तो सबसे पहले अपने को जेड पता लग गया 1 है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बेटा n1 से n2 में जंप मार रहा है, एक इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जंप मार रहा है, तुम्हें बताना है कि उसने कितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया है, तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जा रहा है, तो मान लो इसकी एनर्जी कितनी है बेटा E1, इसकी कितनी है बेटा E2, तो कितनी एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा E2 - E1, E2 - E1 करके, इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे -z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे बेटा -z स्क्वायर अपॉन nt स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा एनर्जी, आया ना। क्लियर है, एक क्वेश्चन सोल्व करें बेटा इसके रिगार्डिंग, देखो देख पा रहे हो तुम ये क्वेश्चन क्या बोला बेटा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन absorbed upon transition of an electron from 4th orbit to 6th orbit for the helium plus,
हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा, 4th ऑर्बिट से 6th ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, 4 से 6 में जा रहा है, तो उसने कितनी वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया है वो निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ 6th ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ 4 ऑर्बिट, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की कैसे पता लगेगा बेटा, एनर्जी ऑफ 6th ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ 4th ऑर्बिट। 6th ऑर्बिट की एनर्जी बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तुम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो अगर तुम्हें जेड और एन पता हो तो हीलियम में तो जेड कितना हो गया बेटा 2, तो -2 का स्क्वायर इंटू 6 का 13.6, और 4th ऑर्बिट की एनर्जी कैसे आ जाएगी बेटा, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से 13.6 इंटू 4 तो कॉमन आ जाएगा, ये देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तुम्हें क्या पता लग जाएगी बेटा, यहाँ से एनर्जी पता लग जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ है ना, कि उस कितना एनर्जी है। तो बताओ बेटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है और तुम्हें वेवलेंथ निकालना है एंगस्ट्रम में। ओके, दो तरीके तुम्हारे पास, देखो एनर्जी तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा, एनर्जी तुम्हारे पास आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम्हें वेवलेंथ निकालनी। एक तो तरीका क्या है बेटा, इसको जूल में कन्वर्ट करो पहले, कि 1.89 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब एच सी बाई लेमडा लगा के एच और सी की वैल्यू पुट करके लेमडा निकाल लो। एक क्या बेटा डायरेक्ट शॉर्टकट, ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 12400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ई की वैल्यू कितनी है बेटा 1.89 एंगस्ट्रम, तो यहाँ पे डायरेक्टली लेमडा इन एंगस्ट्रम में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 12400 डिवाइड बाई 1.89। इसको ये 1.9 अप्रोक्सीमेट सोल्व करें अगर अपन, ऑप्शन दूर दूर है तो 2 से डिवाइड करके डायरेक्टली तुम्हें आंसर मिल जाएगा, हाँ या ना, यस और नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जेड और एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, किस टाइप से डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी जेड और एन पे। बात करें फ्रीक्वेंसी की, बात करना है। अब देखो बेटा जब तुम वेव की बात कर रहे थे तो टाइम पीरियड क्या था बेटा, जब वेव की बात कर रहे थे तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या थी, टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, टाइम पीरियड क्या था बेटा, टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ बेटा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लेगा वो क्या होगा उसका टाइम पीरियड, यस और नो। अरे बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कि जब वो न्यूक्लियस का एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो उसने कितना टाइम लिया, हाँ या ना। ये मान लो बेटा ऑर्बिट की डिस्टेंस आर है और इलेक्ट्रॉन v स्पीड से मूव कर रहा है, तो तुम्हें क्या निकालना है बेटा टाइम पीरियड t मतलब क्या हो जाएगा टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यस और नो, हाँ है ना। तो बताओ बेटा कितना टाइम लेगा, तो टाइम क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा एक राउंड में। अगर ये डिस्टेंस r है, इसकी रेडियस r है ऑर्बिट की, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 2πr। इलेक्ट्रॉन एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 2πr डिवाइड बाई क्या बेटा वेलोसिटी स्पीड। तो ये टाइम आ गया तुम्हारे पास बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट राउंड, तो टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक राउंड में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, मींस स्पीड कितनी है बेटा उसकी भी। अब तुम्हें पता है बेटा कि तुम्हारे पास t इक्वल टू 2π, r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय z इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, v क्या होता है बेटा z बाय n इनटू 2.18 इनटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। तुम्हें बस ये निकालना था कि n और z के किस टाइप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख रहे हो बेटा क्या है ये n स्क्वायर बाय z डिवाइड बाय z बाय n, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास n स्क्वायर बाय z इनटू n बाय z, ऊपर चला जाएगा ना बेटा ये, तो क्या बन जाएगा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो बेटा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो क्या हो जाएगा बेटा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। क्लियर है? ओके, टी डायरेक्टली टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर में। फ्रीक्वेंसी की बात करो, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड t, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगी बेटा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। क्लियर है सबको? तो ये बेटा पार्ट नोट्स में भी गिवन है, तुम आसानी से देख सकते हो इसको। तुम्हें बेटा पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है फ्रीक्वेंसी का, बस इतना याद रखोगी टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे किया, रिलेशन कैसे निकालते हैं। अगर तुम भूल भी जाओ तो
टाइम पीरियड एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो क्या हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। कोई दिक्कत? हाँ या ना? ओके, नाउ अभी अपन बात करेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की। बात करें व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो ध्यान से सुनना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा अपन? ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या समझना है तुम्हें? फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन को बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको अपन बोलेंगे बेटा क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना। और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया मतलब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल गया, हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकल गया मतलब उस पर न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं आया। मतलब कितने डिस्टेंस पे चला गया है बेटा? वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया है, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने का मतलब उसको इनफाइनाइट पे भेजना, क्योंकि अब उस पे न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या बेटा? ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 से। n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना है मतलब n इक्वल टू 1 से कहां भेजना है तुम्हें? n इक्वल टू इंफिनिटी पे भेजना है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है मतलब इलेक्ट्रॉन कहां भेजना है बेटा? इंफिनिटी पे भेजना है। ओके, अब देखो बेटा E इक्वल टू होता है तुम्हारे पास क्या? E इक्वल टू होता है तुम्हारे पास माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6। इलेक्ट्रॉन को तुम्हें n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट पे भेजना है। इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको अपन बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो कैसे निकालोगे बेटा ये? इसको मैं बोलूं E1, इसको मैं बोलूं E इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे पास? E इन्फिनिटी माइनस E1। ओके, E की वैल्यू बेटा E इनफाइनाइट में n की वैल्यू क्या डालोगे? इनफाइनाइट। बेटा किसी भी नंबर को इनफाइनिटी से डिवाइड करो कितना आता है? 0, है ना? किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करो कितना आता है? 0। तो E इनफिनिटी कितना हो जाएगा बेटा? 0 माइनस E कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 1 से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, n की वैल्यू हुई 1, तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? हाँ है ना? एक चीज याद रखना बेटा, जब भी तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा ना तुम्हें n की वैल्यू नहीं गिवन होगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही क्या होता है बेटा? n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्लियर है? क्या समझ पाए तुम ये वाला पार्ट बेटा कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है मतलब तुम्हें n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी पे भेजना है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कैसे निकालोगे बेटा? इंफिनिटी माइनस E1, इंफिनिटी हो गया 0, E1 की वैल्यू तुमने निकाली तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना आ गया? जेड स्क्वायर इंटू 13.6। ओके, नाउ बेटा बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट बेटा तुम यही समझो कि बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें यही समझना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। बात करें ओके बेटा, तो सुनना ध्यान से कि बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से रिमूव करना, फर्स्ट एनर्जी लेवल से रिमूव करना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? तुम किसी पर्टिकुलर, जरूरी नहीं है n इक्वल टू 1 हो, n की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर तुम रैंडमली किसी अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है मतलब फाइनली इंफिनिटी पे भेजेंगे, लेकिन कहां से बेटा? किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 से नहीं। n इक्वल टू 1 से अगर बाहर निकालते तो क्या बोलेंगे बेटा उसको? आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो समथिंग n इक्वल टू n से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इंफिनिटी पे भेजेंगे, तो कितनी एनर्जी चाहिए बेटा? डेली हो जाएगा तुम्हारे पास इंफिनिटी माइनस En, इंफिनिटी 0 हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास वैल्यू? 0 माइनस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो बाइंडिंग एनर्जी रहेगी तुम्हारे पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 13.6। देखो बेटा n इक्वल टू 1 पुट करो, फॉर n इक्वल टू 1 बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। समझा बेटा क्या फर्क होता है? n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी,
उसके अलावा किसी अदर पर्टिकुलर ऑर्बिट से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 ले लो, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ओके। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो सब लोग। ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूं, रीड करो तुम लोग क्वेश्चन को बेटा। 3 एनर्जी लेवल है तुम्हारे पास ए बी सी। ओके, 3 एनर्जी लेवल है तुम्हारे पास ए बी एंड सी। ओके, और उनकी एनर्जी का तुम्हें ऑर्डर गिवन है। 3 एनर्जी लेवल है ए बी सी और उनकी एनर्जी का ऑर्डर तुम्हें गिवन है बेटा। ओके, और उनकी वेवलेंथ क्या बोली बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। इफ द λ1 λ2 एंड λ3 आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियस करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन सी टू बी। सी से बी में आने के लिए जो वेवलेंथ, सी से जब बी में आता है बेटा तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करता है वो, λ1 वेवलेंथ। ठीक है, बी से ए में आएगा तो λ2, और डायरेक्टली सी से ए में आएगा तो λ3। ठीक है, और तुम्हें λ1 λ2 λ3 में रिलेशन पूछा है। सोल्व करें बेटा इस क्वेश्चन को। तुम्हें 3 एनर्जी लेवल गिवन है बेटा, ए बी सी, और क्या बोला है बेटा, एनर्जी का ऑर्डर, ये वाला एनर्जी ऑर्डर गिवन है तुम्हें। तो बताओ कैसे बनाएंगे अपन। सी सबसे ऊपर होगा, है ना, फिर बी और फिर ये ए। ठीक है, ये तुम्हारे पास ए बी सी। ठीक है, अब देखो बेटा उसने क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन सी से बी में जाता है तो कितनी रेडिएशन रिलीज, कितनी वेवलेंथ रिलीज करता है बेटा, λ1। ओके, बी से ए में जाता है तो λ2, और सी से ए में जाता है तो कितनी करता है बेटा, λ3। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन λ1 λ2 λ3? ये क्वेश्चन है, समझ में आया बेटा क्वेश्चन? कि सी से बी में जाने के लिए बेटा λ1 एनर्जी, और बी से ए में जाने के लिए λ2, और सी से ए में जाने के लिए λ3। हाँ या ना? ओके, अब तुम बताओ बेटा इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, एक बात बताओ बेटा कि जो एनर्जी डिफरेंस सी और ए के बीच में वो किसके इक्वल होगा बेटा? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए इज इक्वल टू द सी बी प्लस बी ए। हाँ या ना? अरे इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ओके, तो बताओ बेटा सी और सी से ए में आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अगर वेवलेंथ पता है तुम्हें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा सी से के लिए, hc बाई λ3। हाँ या ना बेटा? ये वाली एनर्जी अगर बेटा सी से ए के बीच में आने पे कौन सी वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, λ3 वेवलेंथ, तो एनर्जी कैसे निकालोगे, hc अपॉन λ3। सी और बी के बीच की एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, hc अपॉन λ1। बी और ए के बीच की एनर्जी अगर वेवलेंथ पता है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, hc अपॉन λ2। hc से hc कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन λ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2। तो बेटा 1 अपॉन λ3, इधर एलसीएम ले लो बेटा, λ1 एंड λ2, ऊपर क्या जाएगा बेटा, λ2 प्लस λ1। ये 1 अपॉन λ3 आया तो λ3 क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स कर दो, λ1 इनटू λ2 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2। क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आया बेटा? कोई डाउट इसमें? देखो बेटा सी से बी में जाने के लिए वो λ1 रिलीज कर रहा था, बी से ए में आने के लिए λ2, सी से ए में आने के लिए λ3। तो जो सी से ए में आता है तो वो λ3 वेवलेंथ रिलीज करता है। अरे हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ना। तो सी से ए में आएगा तब बेटा जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो पहले सी से बी में या फिर बी से ए में, तो बेटा सी से ए जो एनर्जी होगी वो दोनों के सम के इक्वल होगी इन दोनों की। तो सी से ए में आने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, hc अपॉन λ3। और वेवलेंथ गिवन तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख ही सकते हैं ना बेटा, वहां से अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का समझ में आया? डाउट? तो मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ बेटा। ठीक है, ओके, तुम्हारे पास एक फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। इनको k l m n भी लिख सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तुम ना बेटा मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एनर्जी गैप कितना आएगा, सेकंड एंड थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कितना आएगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप कितना आएगा। कैसे निकालोगे बेटा
एनर्जी का हर एक ऑर्बिट की किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा? फॉर एच एटम, फॉर एच एटम तुम्हें निकालना है कि इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E इक्वल टू द माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बताओ बेटा यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए z तो 1 है ही बेटा, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए z तो 1 हो ही गया, n भी कितना हो गया बेटा? फर्स्ट के लिए 1, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा इसकी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल बेटा E2 निकालो, कितना हो जाएगा? माइनस जेड स्क्वायर, वो तो 1 है, 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ है ना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट बेटा तुम्हारे पास n इक्वल टू 3 के लिए तुम्हें एनर्जी निकालनी, बताओ कैसे निकालेंगे? कितने E3 बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? माइनस जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो जेड तो कितना है बेटा? 1 का स्क्वायर इंटू 13.6, एन कितना हो जाएगा बेटा? 9, तो 9 से डिवाइड करो इसको, तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 1.5 के आसपास से आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ है ना? ओके, ऊपर वाले का भी निकालो, निकालो फटाफट निकालो, एनर्जी कितना आएगा? देखो बेटा यही आएगा ना। अगर अपन एनर्जी निकाल के एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखो बेटा 1 और 2 के बीच में, बेटा स्टार्टिंग का जो एनर्जी लेवल ना 1 और 2 के बीच में, देख लो बेटा एनर्जी गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना 1 और 2 के बीच में गैप है 2 और 3 में उतना नहीं है ना, 2 और 3 में उससे भी कम है, बहुत कम है बेटा, राइट? 3 और 4 में उससे भी कम है बेटा, 4 और 5 में उससे भी कम होगा। समझ रहे हो बेटा कहने का मतलब क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ? जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, जैसे जैसे तुम हायर एनर्जी लेवल्स पे जाओगे ना, उनके बीच का गैप कम होता जाएगा, हाँ या ना? मतलब फर्स्ट से सेकंड में जंप मारने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और 3 से 4 में जंप मारने के लिए, देखो बेटा बताओ बेटा फर्स्ट और सेकंड का जंप आसान है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन थर्ड से फोर्थ में इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप मार सकता है क्योंकि एनर्जी गैप काफी कम होता है ना? तो ये डायग्राम सही बनाया बेटा मैंने, नहीं एक्चुअल डायग्राम कैसा आएगा बताओ बेटा इसका? कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा? सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कम होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप उससे भी कम होगा, 4 और 5 के बीच में एनर्जी गैप उससे भी कम होगा। मतलब धीरे धीरे ये एनर्जी लेवल्स आपस में मर्ज होने लगेंगे जब जैसे तुम इनफाइनाइट की तरफ जाओगे। यस और नो? मतलब ऊपर जाने पे बेटा एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है, ठीक है? यस और नो? यस और नो? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, which of the following transition is required maximum amount of energy? Which of the following transition is required maximum amount of energy? पहला है बेटा 3 to 4, दूसरा है बेटा तुम्हारे पास 1 to 3, सेकेंड है तुम्हारे पास बेटा 2 to 4, और तुम्हारे पास फोर्थ तुम्हारे पास 1 से 2। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, कि कौन से जंप के लिए इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है? बताओ फटाफट। लोअर जंप के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो नीचे वाले एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, हायर एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे 3 to 4 का जंप है, एनर्जी गैप काफी कम होगा, राइट? 3 to 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा काफी कम होगा, हाँ या ना? ओके, 3 to 4 के बीच में जो एनर्जी गैप होने वाला है काफी कम होगा। यहाँ पे कौन सा देखो बेटा तुम्हारे पास 1 से 3, बेटा 1 से पहले 2 में जाएगा, फिर 2 से 3 हाई एनर्जी जंप, ओके 2 to 4, 2 से 3, फिर 3 से 4। देखो बेटा यहाँ भी 2 एनर्जी लेवल का जंप है, यहाँ भी 2 एनर्जी लेवल का जंप है, लेकिन बेटा ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? वो ये वाला। क्यों? क्यों बेटा? अरे बेटा लोअर एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ये देखो बेटा 1 से 2 ये एनर्जी गैप बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा 1 से 2 फिर 2 से 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा? ये वाला। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है? समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन बोर्स मॉडल के एग्जांपल सोल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बस इसका थ्योरी आज अपन ने कंप्लीट कर दिया है।